तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लीटियान की पावर को देखने के बाद में जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए लीटियान से बोलता है कि तुम आखिर किंग यून माउंटेन के अंदर कैसे आ गए। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो अपनी मड्रा सोरा को रिलीज करते हुए उस बंदे की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा किंग यून माउंटेन जो है वो आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किंग यून माउंटेन का जो ऊपर का पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि जल्दी से जितने भी हाफ डीमन स्लेव है उन सभी को इकट्ठा करो ताकि वे इस जगह को डिफेंड कर सके। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई मेरे किंग यून माउंटेन के ऊपर अटैक करने की। और अब उस ओल्ड मैन को देखते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सेकंड एल्डर फाइनली आप यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर की धमाके हो रहे होते हैं और काफ़ी सारे बंदे भी उन धमाकों में मर रहे होते हैं, जो कि मर मर कर सीधे उन लोगों के पास में आकर गिरने लगते हैं। और अब हमें पता चलता है कि उन लोगों की पिटाई कोई और नहीं बल्कि जो शू फैंग होता है वो कर रहा होता है, जो कि अब पैलेस के अंदर आने लगता है। और अब शू फैंग को वहाँ पर आता हुआ देखकर काफ़ी सारे बंदे शू फैंग की तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि शू फैंग की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो केवल अपनी पावर के ओरा से ही जो उसकी तरफ बंदे बढ़ रहे थे उन सभी को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे सभी लोग काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड होकर सेकंड एल्डर के पास में जाकर गिरने लगते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो सेकंड एल्डर होता है वो शू फैंग से बोलता है कि तुम अपनी बॉडी की का इस्तेमाल कर ही यहाँ पर सामने वाली चीज़ को हिला सकते हो, जिसका मतलब ये साफ है कि ये यंग मैन जो है वो ऑलरेडी ट्रू मोनार्च रियलम पर पहुँच चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड एल्डर होता है वो शू फैंग की तरफ बढ़ने लगता है। शू फैंग की तरफ बढ़ते हुए अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो इसके साथ में डील नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, यहाँ पर इसे मैं पर्सनली डील करूँगा। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपनी मन में सोचता है कि अगर सेकंड एल्डर की बात की जाए तो ये अपनी अर्ली एज के अंदर ही मोनार्च रियलम पर पहुँच गए थे और जिनमें कि इन्हें पहुँचे हुए काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है। इसीलिए ये सेक्ट के अंदर के जो छोटे मोटे मैटर है उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देते और अपनी बस कल्टीवेशन के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि ये सेंट एम्परर रियलम पर तो पहुँच ही चुके होंगे। और उस अब बंदे के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो शू फैंग से बोलता है कि बच्चे अभी अभी तुमने मोनार्च रियलम पर एंटर किया है, जिसे देख कर ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारी कल्टीवेशन का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में फाइट कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन जो है वो पहले ही सेंट एम्परर रियलम पर जो है वो पहुंच चुकी है। अगर तुम मेरे साथ में फाइट करते हो तो बस यहाँ पर मारे ही जाएंगे। तो मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम मेरा जो किंग यून माउंटेन है उसे ज्वाइन कर लो। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर शू फैंग जो होता है वो सेकंड एल्डर से बोलता है कि नहीं तुम गलत हो। जो सुनकर सेकंड एल्डर जो होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो शू फैंग होता है वो भी अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज कर देता है। और अब शू फैंग के ओरा को देखते के साथ ही तो सेकंड एल्डर के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो ग्रेट एम्परर रियलम पर है। और अब ग्रेट एम्परर रियलम का नाम सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदों के भी पसीने छूटने लगते हैं और जो सेकंड एल्डर होता है वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि डैमिट मुझे यहाँ से जल्दी से भागकर अपनी जान बचानी होगी। और उस सेकंड एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शू फैंग होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे अपना विंड अटैक उन लोगों के ऊपर कर देता है, जिसके अंदर की केवल सेकंड एल्डर ही नहीं फंसता बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग भी फंस जाते हैं, जिसके कारण जो सेकंड एल्डर होता है उसकी भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब जो है वो होने लगती है। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जो एंसेस्टर है उसे जाकर बताओ कि जो माउंटेन प्रोटेक्टिंग आर्टिफैक्ट है उसे एक्टिवेट कर दे। और अब उसकी इस बात को सुनकर शू फैंग जो होता है वो बोलता है कि क्या इनके पास में माउंटेन प्रोटेक्टिंग आर्टिफैक्ट है, पता नहीं इनका जो माउंटेन प्रोटेक्टिंग आर्टिफैक्ट है वो सिंगल अटैक को भी संभाल पाएगा या फिर नहीं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू माउंटेन के और ऊपर बने हुए एक और पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे बंदे मौजूद होते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि ग्रेट एम्परर ने यहाँ पर हमारी माउंटेन के ऊपर अटैक कर दिया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोगों ने ग्रेट एम्परर रियलम के एक्सपर्ट को गुस्सा कैसे दिलाया है। जो सुनने के बाद में तीसरा बंदा बोलता है कि कहीं ये नाइन क्लाउड सेक्ट से तो रिलेटेड नहीं है ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा वहाँ पर भागते हुए आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि एंसेस्टर हमें जल्दी से माउंटेन प्रोटेक्टिंग आर्टिफैक्ट जो है उसे एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि उसके बिना हम एक ग्रेट एम्परर रियलम के एक्सपर्ट का सामना जो है वो नहीं कर सकते। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर जो होता है वो मना करते हुए बोलता है कि उस आर्टिफैक्ट को ऐसे ही इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारे किंग इन माउंटेन के लाइफ ब्लड से जुड़ा हुआ है।
जोश उनका दूसरा एल्डर जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बिना आर्टिफैक्ट की मदद के हम एक ग्रेट एम्परर का सामना जो है वो कर सकते हैं। ग्रेट एम्परर ने यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक कर दिया है और वो धीरे धीरे कर हमारी तरफ बढ़ रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो जल्दी ही हमारा पूरा किंग माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंग माउंटेन का जो एंसिस्टर होता है उसे देखते हैं, जो कि उन लोगों से बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग जो है वो बहस करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग हैरान होते हुए जो एंसिस्टर होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो एंसिस्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर आर्टिफैक्ट की बात की जाए तो आर्टिफैक्ट की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग जो है उसका इस्तेमाल कर अपने दुश्मन को पीछे हटा भी देते हैं तो उसके बाद भी किंग माउंटेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन हम अपनी तरफ बढ़ रहे हैं, जो एनिमी है उसे भी नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों के पास में कोई दूसरी चॉइस जो है वो नहीं बची है। और अब इतना बोलकर जो एंसिस्टर होता है वो अपनी सीट से खड़ा होने लगता है। अपनी सीट से खड़ा होते हुए उन लोगों से बोलता है कि जितने भी हाफ डीमन स्लेव है उन सभी को फ्रंट लाइन पर पहुंचा दो और जो किंग माउंटेन के लोग हैं उन्हें यहाँ पर धीरे धीरे कर पीछे हटाओ ताकि उन्हें यहाँ से निकाला जा सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस टाइम पर मैं आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करूँ उसकी रेंज के अंदर मेरे किंग माउंटेन का कोई भी पर्सन आ जाए। और अब इतना बोलकर जो एंसिस्टर होता है वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है जो आर्टिफैक्ट है उसका इस्तेमाल करने का, तो आर्टिफैक्ट को लेकर आओ। और अब अपने एंसिस्टर की इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पर मौजूद सभी के सभी एल्डर जो होते हैं वो भी इस चीज़ के लिए ओके बोल देते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू किंग माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि लाइन से जा रहे होते हैं, जिनमें कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डीमन भी होते हैं। और हम एक छोटे से डीमन को देखते हैं जो कि काफ़ी धीरे धीरे चल रहा होता है, लेकिन तभी पास वाला पर्सन जो होता है वो उसे लात मारते हुए बोलता है कि थोड़ा जल्दी चलो, आखिर तुम यहाँ पर इस तरह मरे मरे क्यों चल रहे हो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस छोटे से डीमन के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उसके पास में आ जाते हैं और उसके पास में आकर उसे उठाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो ली टियान होता है वो गुस्से में अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करते हुए उसी तरफ बढ़ रहा होता है। और ली टियान के ओरा को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। और उन लोगों को इस तरह से घबराता हुआ देखकर और पीछे हटता हुआ देखकर जो किंग माउंटेन का एक डिसाइबल होता है वो अपनी स्वॉर्ड को दिखाकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि पीछे हटना बंद करो और जाकर उनका सामना करो। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे की बात का असर किसी के ऊपर भी नहीं हो रहा होता और सभी लोग घबराते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं और ली टियान उनकी तरफ बढ़ता रहता है, जो देखकर अब जो वो किंग माउंटेन का बंदा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ पर जो वो डीमन फैमिली होती है उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उनकी तरफ अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि पीछे मत हटना और उनका सामना करना। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो छोटा सा डीमन होता है वो उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद में वो छोटा सा जो डीमन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस छोटे से डीमन के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं, जिसका किंग माउंटेन के बंदे का जो अटैक होता है वो सीधे उन दोनों को लग जाता है, जिसका वे वहीं पर ही गिर जाते हैं। और उन्हें मारने के बाद में वॉकिंग इन माउंटेन का जो बंदा होता है वो चिल्लाते हुए बाकी लोगों से बोलता है कि मेरी बात को याद रखना, जो भी तुम में से पीछे हटने की कोशिश करेगा मैं उसे यहीं पर ही जान से मार दूंगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो वहाँ पर मौजूद किंग इन माउंटेन के जो बंदे होते हैं उनके ऊपर अटैक कर उन्हें वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब वहाँ पर जो डीमन स्लेव होते हैं उन लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम लोग माउंटेन से नीचे जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो डीमन स्लेव होते हैं वो भी घबराते हुए थैंक यू बोल देते हैं और उसके बाद में वे सभी लोग जो होते हैं वो अब अपनी जान बचाकर माउंटेन से नीचे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी वो छोटा सा जो डीमन होता है वो अपने पेरेंट्स के पास में वहीं पर ही बैठा हुआ होता है, जो देखते के साथ ही लीटियान जो होता है वो अपने पास से अपनी 2 ब्लड की जो ड्रॉप होती है उन्हें निकाल कर सीधे वो छोटे से डीमन के जो दोनों पेरेंट्स होते हैं उनके मुंह के अंदर डाल देता है। और तभी हम देखते हैं कि किंग माउंटेन का वो बंदा जिसने कि उस छोटे से डीमन के पेरेंट्स को मारा था वो अभी भी जिंदा होता है और वो गुस्से में उस छोटे से डीमन को देख कर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम एक नंबर के ट्रैश हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उस छोटे से डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जो स्वॉर्ड होती है उसे उठाकर सीधे जो वॉकिंग इन माउंटेन का बंदा होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वॉकिंग इन माउंटेन का जो बंदा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो छोटा सा जो डीमन होता है वो सीधे उस बंदे की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें मार कर अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लूंगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो ली टियान होता है वो आकर उस बच्चे के हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर वो बच्चा जो होता है वो भी ली टियान की तरफ देखने लगता है। और जो ली टियान होता है वो उस बच्चे से बोलता है कि तुम्हें इस नफरत को अपने दिल के अंदर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और लीटियान के इतना बोलते के साथ ही उस छोटे से डीमन के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी उसे आवाज़ लगाते हैं, जो देख कर वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके जो फादर और मदर है वो दोनों पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जो देखते के साथ ही वो छोटा सा जो डीमन होता है वो भी भागकर अपने पेरेंट्स के पास में आ जाता है और उनके पास में आकर उनके गले लगते हुए बोलता है कि शुक्र है कि आप दोनों बिल्कुल ठीक हो। और उसकी तरह बोलते के साथ ही अब हम लीटियान को देखते हैं, जो कि उस बंदे की तरह पढ़ने लगता है, जो देख कर वो बंदा भी घबराते हुए बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उस बंदे की बॉडी के आर पार स्वॉर्ड को कर देता है। और उस बंदे को मारने के बाद में लीटियान जो होता है वो छोटे से डीमन को बोलता है कि यहाँ पर जितनी भी नफरत है वो सारी की सारी तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो छोटा सा जो डीमन होता है वो भी लीटियान जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जो देख कर लीटियान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जल्दी करो, माउंटेन से नीचे चले जाओ, अगर तुम लोगों ने देर की तो तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे। जो सुनकर वे लोग भी लीटियान का शुक्रिया अदा बोल देते हैं। और शुक्रिया अदा बोलकर अब वे लोग जो होते हैं वो अपने बच्चे को लेकर भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो किंग माउंटेन के ऊपर बना हुआ जो सबसे ऊपर पैलेस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किंगन माउंटेन का जो एंसिस्टर होता है वो आ जाता है, जो कि अपने साथियों के साथ में उस पैलेस के ऊपर खड़ा होता है। और वहाँ पर आने के बाद में अचानक से वो अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है और अपने ऑरा को रिलीज कर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आज टाइम आ चुका है दिखाने का कि हमारी जो किंगन माउंटेन है उसकी फाउंडेशन जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो ऑरा होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उनका जो आर्टिफैक्ट होता है वो भी अपेयर होना शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि जो वह आर्टिफैक्ट होता है उसे वो एंसिस्टर अपने हाथ में पकड़ लेता है, जो कि देखने में बिल्कुल एक स्नाइपर की तरह होता है। और अब जो एंसिस्टर होता है वो अपने स्नाइपर जैसे दिखने वाले उस आर्टिफैक्ट को रखते हुए बोलता है कि चलो अब किंग आर्टिफैक्ट की पावर दिखाने का टाइम जो है वो आ चुका है, हम इन लोगों को दिखा दें कि हमारे आर्टिफैक्ट के सामने एक ग्रेट एम्परर भी नहीं टिक सकता। और अब एंसिस्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो वे एल्डर होते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो एंसिस्टर की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देते हैं, जिसका जो एंसिस्टर होता है वहाँ पर और भी ज़्यादा बॉडी का ऑरा जो होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है। और माउंटेन के ऊपर से इतने ज़्यादा ऑरा को निकलता हुआ देखने के बाद में लीटियान के सभी साथी जो होते हैं उनका ध्यान भी उसके ऊपर चला जाता है। और हम देखते हैं कि वहीं दूसरी तरफ जो लीटियान होता है वो आराम से खड़ा हुआ होता है और किसी चीज़ को समन करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो वहाँ पर एक स्पेयर जो होता है उसे समन कर लेता है, जिसका नाम कि ड्रैगन स्पेयर होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ किंग माउंटेन का जो एंसिस्टर होता है वो अपने आर्टिफैक्ट की मदद से सीधे जो लीटियान होता है उसके ऊपर एम लगाने लगता है। और एम को लगाने के बाद में जो एंसिस्टर होता है वो बोलता है कि हमारे किंग माउंटेन की जो किस्मत है वो अब हमारे इस अटैक के ऊपर टिकी हुई है, यही ये अटैक जो है वो हमारी किस्मत को तय करने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही किंग माउंटेन का एंसिस्टर जो होता है वो अपने अटैक को शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने सामने आने वाली चीज़ों को भी डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जो लीटियान होता है उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही जो लीटियान होता है वो भी अपने स्पेयर को अटैक करने के लिए तैयार कर लेता है। और अटैक को तैयार करने के बाद में लीटियान जो होता है वो भी अपने अटैक को शूट कर देता है, जिसका एक ड्रैगन टाइप अटैक जो होता है वो स्पेयर से निकलकर सीधे जो किंग माउंटेन के एंसिस्टर का अटैक होता है उससे टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि चूंकि लीटियान का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है वो किंग माउंटेन के एंसिस्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने सामने आने वाली जो चीज़ें होती है उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे जो किंग माउंटेन का एंसिस्टर होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर किंग माउंटेन का एंसिस्टर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जो अटैक होता है वो एंसिस्टर को बीच में से काट देता है, यहाँ तक कि आर्टिफैक्ट भी टूट जाता है। और जैसे ही आर्टिफैक्ट टूटता है तो वहाँ पर कुछ अजीब से शब्द जो होते हैं वो अपेयर होने लगते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो आर्टिफैक्ट भी जो होता है वो धीरे धीरे कर गायब हो जाता है। और अब जो एंसिस्टर होता है जो कि बीच में से कट चुका होता है वो इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या यही एक ग्रेट एम्परर की असली पावर होती है। और इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो एंसिस्टर होता है उसकी बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है और वो बोलता है कि क्या यही मेरे किंग माउंटेन का अंत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो अटैक होता है वो माउंटेन से भी टकरा जाता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो किंग माउंटेन होती है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो शू यांग होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने शुरू में ही सोचा था, जो किंग माउंटेन का डिवाइन आर्टिफैक्ट तो यहाँ पर हमारे लॉर्ड के सिंगल अटैक को भी नहीं संभाल पाया। और अब शू फैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डोंग शू जो कंट्री होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बैठे हुए एक पर्सन को देखते हैं, जिसे कि आकर एक बंदा जो होता है वो बताता है कि जनरल एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है, जो किंग माउंटेन है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो सुनते के साथ ही जो जर्नल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई मेरी डोंग शू कंट्री के अंदर आकर किंग यून माउंटेन के ऊपर अटैक करने की, जल्दी से टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करो, मैं वहाँ पर जाऊँगा। जो सुनकर वो बंदा भी ओके बोल देता है।
और अब जो जनरल होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि वैसे भी मैं जो किंग यून माउंटेन है उसके साथ में डील करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन लगता है कि अब मुझे किंग यून माउंटेन के यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब इतना बोलकर जो जनरल होता है वो टेलीपोर्ट होकर जो किंग यून माउंटेन होती है वहाँ पर पहुँच जाता है, और वहाँ पर आने के बाद में बोलता है कि क्या ये सब कुछ जो किया है वो किसी और ने नहीं बल्कि हेवनली स्पार्टियन पैलेस के लॉर्ड ने किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ली टियान को देखते हैं जो कि किंग यून माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद में आसमान में खड़ा होता है। जिसके बाद में अब जो ली टियान होता है वो अपना जो स्पेयर होता है उसे भी वापस रख लेता है, जिसे देखने के बाद में जो जनरल होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि इसने अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। और जनरल के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होते हैं वो टेलीपोर्ट होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो ली टियान होता है वो बोलता है कि लो फाइनली वे लोग यहाँ पर आ गए। और ली टियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि 3 लोग जो होते हैं वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ जाते हैं। और अब उनमें से जो पहला बंदा होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे किंग यून माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि बच्चे, तुम्हें अपने पेशेंस को नहीं खोना चाहिए, हमें कोई अंदाजा नहीं है कि हमारे सामने खड़ा हुआ एनिमी कितना पावरफुल है। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो दूसरा एल्डर होता है उसका ध्यान वहाँ पर खड़ा हुआ जो जनरल होता है उसके ऊपर चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि जनरल फैंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जो जनरल फैंग होता है वो बोलता है कि मुझे पता लगा कि जो किंग यून माउंटेन है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर यहाँ की सिचुएशन जो है वो देखने के लिए आ गया था। जो सुनकर किंग यून माउंटेन का वो यंग मास्टर जो होता है वो गुस्से में जो ली टियान होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, क्या वो तुम ही हो जिसने कि मेरे किंग यून माउंटेन को डिस्ट्रॉय किया है। और वो बंदा इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी लेटियान जो होता है वो अचानक से अपने प्रेशर को रिलीज करता है, और अपनी प्रेशर को रिलीज कर कर अचानक से जो वो किंग यून माउंटेन का यंग मास्टर होता है उसे अपने पास में खींच लेता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लीटियान से बोलता है कि बास्टर्ड, जल्दी से मेरे डिसाइपल को रिलीज करो। और इतना बोलकर वो लीटियान की तरफ आने ही वाला होता है, लेकिन तभी जनरल फैंग जो होता है वो आकर उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि एल्डर शैंगून, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, पहले आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर खड़ा हुआ जो पर्सन है वो असल में कौन है। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जनरल फैंग से बोलता है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, अब अगर मेरे सामने जो हेवनली किंग है वो भी आ जाए तो वो भी मेरे सामने मेरे डिसाइपल को टच नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही जो जनरल फैंग होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें इसकी आइडेंटिटी के बारे में बता देता हूँ। जो हेवनली स्पार्टियन पैलेस है असल में ये उसका लॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही अब उस एल्डर की भी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। जिसके बाद में अब जो ली टियान होता है वो किंग यून माउंटेन का जो यंग मास्टर होता है उसकी गर्दन को दबाते हुए गुस्से में उससे पूछता है कि क्या पर्सन वो तुम ही हो जिसने कि जियाओ युई की जो हेवनली स्पिरिट बोन थी उसे चुराया था। जो सुनते के साथ ही किंग यून माउंटेन का वो यंग मास्टर जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुम उस लिटिल ब्रैट जियाओ यी की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके जैसे एक कचरे के ऊपर टॉप टीयर हेवनली स्पिरिट बोन जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। आखिर उसके जैसा एक कचरा जो है वो इस तरह की टॉप टीयर की चीज़ का क्या ही करेगा, उससे अच्छा तो ऐसी चीज़ जो है वो मेरे जैसे एक टैलेंटेड पर्सन के पास में होनी चाहिए। सच बताओ तो जो हार्ट बाथ सेक्ट है वो पूरी तरह से बेवकूफ़ों का भरा हुआ सेक्ट है। वहाँ पर सभी लोग जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, जो कि उस चीज़ की वैल्यू को नहीं समझ पाए और उन्होंने ऐसे टैलेंट को इसी तरह से फेंक दिया। और इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर जो मेरा ब्रदर है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ब्रदर के कारण ही मुझे ये चीज़ जो है वो प्राप्त हुई है। और उसकी इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो अचानक से ही पंच मारकर जो उसका पेट होता है उसके अंदर अपने हाथ को डाल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी के अंदर से जो हेवनली बोन होती है उसे निकाल लेता है। और उस बोन को देखने के बाद में जो ये ली टियान होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये मेरे बेटे की हेवनली स्पिरिट बोन नहीं है। जो सुनकर किंग यून माउंटेन का वो यंग मास्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है उस ब्रैड की जो हेवनली स्पिरिट बोन थी उसे मैंने खुद से अपनी बॉडी के अंदर प्लांट किया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो उस बंदे की गर्दन को तोड़कर उसे वहीं नीचे फेंक देता है, जिसका उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब अपने डिसाइपल को मरता हुआ देखने के बाद में जो वहाँ पर खड़ा हुआ वो एल्डर होता है वो गुस्से में अपने अटैक को बनाने लगता है। अटैक को बनाते हुए बोलता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है, अगर ये हेवनली स्पार्टियन पैलेस का भी लॉर्ड है तो अगर इसने मेरे डिसाइपल को मारा है तो मैं इसका बदला जरूर लूँगा। और इतना बोलकर वो 9 क्लाउड इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जो उसका अटैक होता है उसे बनाकर सीधे ली टियान की तरफ करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, अब तुम नहीं बचोगे, तुमने जो किया है उसका तुम्हें यहाँ पर हर जाना जो है वो भुगतना होगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका पावरफुल अटैक सीधे ली टियान की तरफ जाने लगता है।
और उस एल्डर के अटैक को देखने के बाद में जो जनरल फैंग होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी स्वॉर्ड जो है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, पक्का ये मोनार्च रियलम से जो है वो ऊपर जा चुका है। और जनरल फैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ली टियान जो होता है वो उस अटैक को केवल अपने एक हाथ से ही रोक देता है। और उसके बाद में अब ली टियान जो होता है वो वहाँ पर खुद का जो अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और अपने अटैक को बनाकर वहाँ पर जो वे एल्डर होता है सीधे उसे मारता है, जिस कारण वो एल्डर भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और तभी जो वो दूसरा एल्डर होता है वो आकर इस पहले वाले एल्डर को पकड़ लेता है। एल्डर को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर अब वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि हेवनली स्पार्टियन पैलेस की लॉर्ड से उम्मीद की जा सकती थी, ये ओल्ड मैन जो है वो इसका सामना जो है वो नहीं कर सकता, लेकिन इसने यहाँ पर मेरे डिसाइपल को मारा है, तो जो मेरा 9 क्लाउड्स एक्ट है वो इस चीज़ को याद रखेगा और इसका बदला ज़रूर लेगा। तो इसीलिए मैं तुम लोगों को वार्न करना चाहूँगा कि अपना जो है हेवनली स्पार्टियन पैलेस है उसे तैयार रखना, क्योंकि तुम लोगों ने जो किया है उसका तुम्हें 9 क्लाउड्स एक्ट जो है वो पे ज़रूर कराएगा। और इतना बोलते के साथ ही वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जनरल फैंग जो होता है वो उन्हें रोकते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिर तुम लोगों को यहाँ पर जाने की परमिशन किसने दे दी। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए जो जनरल फैंग होता है उससे बोलता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो इसीलिए अब हम लोग जो है वो यहाँ से जाना चाहते हैं। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो मेरा 9 क्लाउड्स एक्ट है वो तुम्हारे जो ये हेवनली स्पार्टियन पैलेस है इससे डरता है। जो सुनते के साथ ही जो जनरल फैंग होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो 9 क्लाउड्स एक्ट है वो हेवनली स्पार्टियन पैलेस से नहीं डरता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जनरल फैंग होता है वो वहाँ पर जो उसका अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि लेकिन चूंकि तुम लोग जो है वो अब यहाँ पर आ चुके हो, तो अब तुम लोग जो है वो यहाँ से जिंदा बचकर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जनरल फैंग होता है वो अपना अटैक जो होता है वो उन लोगों के ऊपर कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सीधे थंडर आकर उन दोनों से टकरा जाती है। और हम देखते हैं कि जनरल फैंग का ये अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि ये जो वे दोनों एल्डर होते हैं उनकी बॉडी वहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर राख भी नहीं बचती। और अब जनरल फैंग के ऐसा करते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।